हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक में दस्तावेज सत्यापन संबंधी डाउट प्रश्न का समाधान। जो अपने डाउट रहते हैं कॉमन प्रश्न मैंने लिए हैं, वो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आप सभी ने अच्छा रिस्पांस दिया और कमेंट बॉक्स में जो हमें प्रश्न मिले कि सर हमें ये प्रॉब्लम थी, ये थी, उन सभी का मैं समाधान लेके आया हूँ। हो सकता है आपने ये परीक्षा ना दी हो, पर आपके किसी रिलेटिव ने ये परीक्षा ज़रूर दी होगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर होगी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करने में एक योगदान है वो अवश्य दें। तो देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि इसमें जो आपको समस्या आ रही है उससे आप कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला अपना है कि क्या डीवी में स्काउट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो देखिए, जो बीएसटीसी करते हैं, जिन्होंने L1 से दिया है, 2 गुना में सिलेक्टेड है, तो वहाँ एक स्काउट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो स्काउट सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, वो अपना बीएसटीसी करते हैं उस टाइम ही लगता है, ठीक है। उसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन जो मिला है मुझे, वो है डाउट नंबर 2 कि मार्कशीट में मम्मी पापा के नाम में स्पेलिंग अलग अलग है, कहीं किसी में श्री लगा है और कहीं नहीं लगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है कि कहीं श्री लगा है, कहीं स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, यानी श्री वाली, तो उसमें अपने को क्या करना है, उसमें नॉर्मल सा है कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना है। जो भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, उसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिखा लेना है। तहसील में जाकर के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको लिख के दे दिया जाएगा और वो स्टाम्प आप लगा सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने को जो मिला था, वो है क्या डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल और पुलिस सत्यापन जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सत्यापन अपने को नहीं है कि डीवी में इसकी ज़रूरत नहीं है, ज्वाइनिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई होने के बाद, उसके बाद में जब आप ज्वाइन करोगे, तब आपको क्या है, मेडिकल और पुलिस सत्यापन देना होगा। पहले अभी आपको इसकी ज़रूरी नहीं है। यदि आप अभी बनवा लेते हो तो आपको बाद में बनवाना पड़ सकता है दोबारा से, तो आप एक बार इसको ना बनवाएं, बाद में बनवाना पड़ेगा। देखते हैं डाउट नंबर अपना जो 4 है, उसमें है कि अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो लगता है जो हमने अंतिम शिक्षा जहाँ से ग्रहण की है उस संस्था का। तो वो संस्था आपने जैसे मान लो बीएसटीसी किया तो उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया। यदि आपने बीएड किया तो उसके बाद में जैसे बीए के बाद आपने बीएड किया, और बीएड के बाद में जैसे मान लीजिए आपने एमए कर लिया या एमएससी कर लिया, जो भी आपने क्वालिफिकेशन आगे की है, तो उस संस्था का प्रमाण पत्र लगेगा। अब उसमें क्या है, यदि आप ग्रेजुएशन रेगुलर कर रही है रखिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। यानी ग्रेजुएशन कर ली है तो एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी होगी, ग्रेजुएशन मैंने ये की है, ठीक है। तो आपका अंतिम संस्था चरित्र प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से आपको बनवाना होगा। यदि ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज, जैसे मान लो आपने जो है VMOU कोटा यानी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है उससे की है, तो आप कहोगे कि सर हमने तो वहाँ से की है, तो क्या कोटा से जाके बनवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि आपने नॉन कॉलेज है, ठीक है, तो BSTC कॉलेज की आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर बीएड वाला प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा। तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनाएंगे। तो देखो, लड़का है तो स्पष्ट सी बात है कि अपने पिता के नाम से बनाना होगा। वहाँ लिखा जाएगा ना प्रार्थी। जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, तो वहाँ प्रार्थी का नाम, पिता का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनकम है वो पिता की लगेगी वहाँ पे, ठीक है। और लड़कियों के लिए आगे 1-2 क्वेश्चंस और रखे गए हैं, उनमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लड़कियों में कुछ रहता है कि जो मैरिड है, अनमैरिड है, उनके लिए अलग अलग से रहेगा, तो वो आगे के क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो आगे वाला है 6 नंबर डाउट हमें मिला है कि मेरे आधार कार्ड में कंप्लीट DOB नहीं है, क्या करूँ, दोबारा डाउनलोड कर लो। मतलब कि DOB, जैसे मान लो आपने आधार डाउनलोड किया और उसमें कंप्लीट DOB नहीं, कई बार क्या आता है कि जैसे मान लो आगे आता है XXXX ऐसे, और फिर उसके बाद में या फिर ऐसे लिखा आ जाता है, जैसे आपकी DOB में था 1994 था, ठीक है, तो ऐसे करके 1994 लिख दिया जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं है। तो एक तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उसको दोबारा डाउनलोड कर लो। दूसरी बात ये है
कि आधार कार्ड में नहीं है कंप्लीट, तो आपके पास में जो डीओबी का प्रमाण है वो है कक्षा 10 की मार्कशीट में आपकी डीओबी लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो आप वो भी चला सकते हैं। और ये अगर मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आप 10वीं क्लास की भी दिखा सकते हो कि मेरी 10वीं क्लास में ये है, आधार कार्ड में इसका करेक्शन है वो करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर डाउट था कि मेरे पास डिग्री यानी ग्रेजुएशन नहीं है, क्या करूं? कॉलेज से प्रोविजनल ले आओ। मतलब क्या है कि डिग्री नहीं है, जैसे आपने बीए किया और आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है। आपने बीए किया और बीए के बाद में 1 साल बाद क्या आती है? डिग्री आती है कॉलेज के अंदर। तो अब आपके पास में डिग्री अभी तक नहीं है, तो आप कॉलेज से क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो मिलता है, वो लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बीएसटीसी मार्क और डिप्लोमा के रिजल्ट डेट अलग अलग है, क्या करूं? ये पिछली वैकेंसी जो अभी जो 2021 में L1 की कंप्लीट हुई थी उसके अंदर बच्चों का सामने आया था ये समस्या। उसमें क्या था कि बीएसटीसी किया तब कोरोना टाइम में, प्रमोशन की वजह से जो बीएसटीसी की मार्कशीट और डिप्लोमा की जो रिजल्ट डेट थी उसके अंदर अलग अलग लिख दी गई थी, ठीक है। ये बोर्ड की गलती थी, पर जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया तो बीएसटीसी की मार्कशीट और डिप्लोमा की जो मार्कशीट है उसके अंदर डेट है, रिजल्ट डेट है वो एक ही होनी चाहिए थी। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि उसको सही कैसे करवाया जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपने जिस भी कॉलेज से बीएसटीसी किया है, या बीएड में भी ऐसी समस्या है तो बीएड में भी, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज से आपने बीएसटीसी किया है उस कॉलेज में जाकर के आपको कहना है कि ये समस्या हमारी इसके अंदर आ रही है कि बीएसटीसी की मार्कशीट और डिप्लोमा का जो रिजल्ट है वो डेट अलग अलग दिखा रहा है। तो आपको कॉलेज में एक फॉरवर्डिंग लेटर लिख के दिया जाएगा, कॉलेज के द्वारा एक फॉरवर्डिंग लेटर लिख के दिया जाएगा। वो आपको फॉरवर्डिंग लेटर लेकर के बीकानेर जाना है। अब बीकानेर कहाँ जाओगे ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है वो बीकानेर जाना है आपको। बीकानेर जाओगे तो बीकानेर जाने के बाद में आपको वहाँ से जैसे मान लें आप कहीं भी उतरे तो टेम्पो वाले को ये सीधा कहना है कि हमें रजिस्ट्रार छोड़ दो, रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार यदि वो ना समझे तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो राजूवास यूनिवर्सिटी के पास में, जो वेटनरी की राजूवास यूनिवर्सिटी है उसके पास में एक रजिस्ट्रार है, यानी सिविरा है वहाँ पे, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। तो वहाँ आप वो जो है फॉरवर्डिंग लेटर लेके चले जाना, और उसका जो एंट्री गेट है, जैसे मान लो ये एंट्री गेट है और यहाँ से उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ ही उसका मेन गेट है, यहाँ पे एक खिड़की लगी होगी, वहाँ जैसे मतलब आपने जो लगाते हैं जैसे कूलर वगैरह लगाते हैं वैसे एक खिड़की लगी है, उस खिड़की के पास जाकर के आपका जो फॉरवर्डिंग लेटर है वो दे देना है, और उस फॉरवर्डिंग लेटर के हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबी समस्या नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या फिर ज़्यादा भीड़ होने पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुकने का कहेंगे, और वो उसके बाद में आपका वितरित कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे बैठ के इंतज़ार भी कर सकते हो। देखो आपको कोई वहाँ समस्या आती है जैसे फोटोकॉपी वगैरह की, तो जैसे मान लो ये रोड है और ये सिविरा का मेन गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आप करवा लेना, देख लेना एक बार, ठीक है। और ऐसे ही यदि आपकी बीएसटीसी वगैरह में जैसे मान लो किसी के नाम में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी करेक्शन करवाना है तो आप यहीं जाकर के ये सब होगा, ठीक है। वो फॉरवर्डिंग लेटर ये ज़रूरी है, फॉरवर्डिंग लेटर, ठीक है, आपके कॉलेज से मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि आपसे एक बात पूछनी है, जिन्होंने बीए प्लस बीएसटीसी कर रखा है क्या वो रीड L2 के लिए लेवल 1 का जो विद्यार्थी है जिसने बीए भी कर लिया साथ में या बीएससी भी कर लिया, तो क्या वो लेवल 2 में योग्य है, ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? देखिए बिल्कुल मान्य है और ज्वाइनिंग भी मिलेगी, पीछे वाले में मिली है। तो यहाँ पे यदि कोई विद्यार्थी जिसने बीएसटीसी कर लिया और साथ में बीए भी कर लिया तो उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, पर एक बार के लिए आप ऐसा करना कि बीएसटीसी ही ज्वाइन कर लो। अगर आपका बीएसटीसी में हो रहा है तो बीएसटीसी ज्वाइन करो, यदि बीएसटीसी में नहीं हो रहा तो L2 में हो रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट होना नहीं होना चाहिए और इसको दोबारा बनाना पड़ेगा डीएम के साथ। देखिए ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है कि इसमें
इसमें क्या कहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उसके साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला मैंने बताया था वो आपको तब तैयार करवाना है। अभी आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं चाहिएगी, ये आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा उसके बाद ही चाहिएगी। आप पहले मत बनवाना, उसको बाद में बनवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है किसी ने कि एक बात और, पुलिस वेरिफिकेशन डेट, ठीक है। ये देखो जो है वेरिफिकेशन मैंने बता दिया ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो, डीवी करवा रहे हो कंप्लीट, उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग है, उसके बाद में ही आपको क्या है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी के समय आपसे पुलिस मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन दोनों के बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको एक दो बार पहले ही बता चुका हूँ कि अभी कोई स्टूडेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अभी बनवा लेते हैं। अभी एक बार ज़रूरी नहीं है, आप एक काम कीजिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों करवाने होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो उसका एकमात्र समाधान, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके जैसे नाम गलत है, कुछ भी गलती आ रखी है, तो आपको क्या करना है कि एक 50 रुपये का स्टाम्प पत्र लेना है तहसील से और उस पर लिखवा लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी 10वीं, जैसे मान लीजिए आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट में आपका या आपके पिता का या आपकी माता का नाम है वो गलत आ गया कुछ, ठीक है। तो आपको स्टाम्प पेपर में लिखवा लेना है कि मेरी जो माता का नाम, मान लीजिए मेरी जो माता का नाम है, मेरी कक्षा 10-12 में ये नाम है और बीएसटीसी की मार्कशीट में गलती से ये नाम आ गया है, तो मेरी माता का नाम है वो 10वीं और 12वीं के आधार पे वेरीफाई किया जाए, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। 11 नंबर अपने पास में है कि जिसके माता, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि 11 नंबर है कि जिसके पिता ना हो उसका आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा। तो देखिए माता के नाम से उसका आय प्रमाण पत्र बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पिता की डेथ हो गई है तो उसके बाद में वो आय प्रमाण पत्र किसका लगाए, तो वो लगाएगा माता के, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, माता का प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनवाना है, खुद का मत लगाना, माता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। 12 नंबर सबसे बड़ा डाउट जो है वो ये है कि मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट पहले का है, मतलब जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का मूल निवास भी है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम के बाद ओबीसी और मूल निवास दोनों नए बनवा लिए हैं, तो कौन सा डीवी में लेके जाऊं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था तब आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट का बेस लेके आप वो डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है आपको। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी बीएस जो अपना रीट का फॉर्म फिल किया था, थर्ड ग्रेड का फॉर्म फिल किया था, थर्ड ग्रेड के फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके यूज़ किए थे, उस टाइम आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे तो आप वो डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाने हैं। और इसके साथ ही यदि आपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों नए बनवा लिए हैं तो अभी जो अपलोड होंगे उस टाइम तो आपको पुराने वाले अपलोड करने हैं, ठीक है। और साथ में नए वाले भी लेके जाना है, और पुराने वाले तो अवश्य ही वो मांगेंगे कि जो आपने इसमें अपलोड कर रखे हैं पहले से वो हमें दिखाइए, और वो कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तब आप उसको नए वाला दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पुराने वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने तो नया बनवा लिया, पुराने वाले का क्या काम है, फेंक दें, नहीं। पहले वो वेरीफाई होगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया था तब आपका जो मान्य था या नहीं था, इसके लिए आपको पुराने वाला साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस समस्या का क्या है समाधान, कि साइट पर अपलोड पुराना करना है, मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन डीवी में नए और पुराने दोनों लेके जाने, ठीक है। मांगेंगे कौन से, पुराने वाला, ये कहेंगे पुराने वाला दिखाओ जो आपने अपलोड किया, ठीक है। और फिर वो कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप नए वाला दिखा देना कि ये नया मैंने बनवा लिया है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेज का सीसी में डेट मायने नहीं रखती, चाहे देखिए क्या है कि कॉलेज से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हो, उसमें एग्ज़ाम के बाद बनवाया। जैसे मतलब अपन कोई कॉलेज है वो लेफ्ट करते हैं, यानी जैसे आपने बीए किया, बीए कंप्लीट होने के बाद में वहाँ से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, एक टीसी मिलेगी और एक मार्कशीट मिलेगा और डिग्री भी मिलती है उसके साथ में, ठीक है। डिग्री 1 साल बाद में मिलती है, तो आपको वहाँ पे एक सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो लगा सकते हैं, नए की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब नया बनवाएं, क्या आपके पास ही कॉलेज है तो बनवा लीजिए। अगर आपसे दूर है कॉलेज, यानी आपने बीएसटीसी किया, आपसे 200 किलोमीटर दूर
घर से, ठीक है, तो आप वहाँ से आपको नया लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वही चल जाएगा पुराने वाला ही, ठीक है। अगर पास में है तो बनवा लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनमें कुछ एक अपने तरफ से रूल लागू कर लेते हैं कि नहीं नया लेके आना है, ये लेके आना है, तो ऐसा है कि समस्या ना हो, इसलिए यदि आपके पास में आपका कॉलेज है तो बनवा लीजिए लास्ट कॉलेज का, ठीक है। शादीशुदा महिला का आय प्रमाण पत्र उसके पति के नाम से जारी होगा, ठीक है। शादीशुदा महिला है, उसका जो आय प्रमाण पत्र है उसके पति के नाम से बनेगा। नियम क्या है इसमें भी थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है हमें, क्या कि नियम ये कहता है कि विवाहिता का मूल निवास पति के नाम से या स्थान से जारी होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई महिला है और उसकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, तो उसने मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपने पति के नाम से बनवा लिया, ठीक है। जाति पिता के नाम से बनता है, जाति पिता के नाम से बनता है, पर मूल है वो पति के नाम से बनवा लिया। तो अब जो आय है वो किसकी लगेगी, वो लगेगी किसकी, पति की। आय है वो किसकी लगेगी, पति की, ठीक है। यदि मान लो मूल निवास है वो पिता के नाम पे ही अभी तक, तो आय है वो किसकी लगेगी, पिता की। आय है वो किसकी लगेगी, पिता की, ठीक है। मूल निवास के बेस पे आय रहती है अपनी, ठीक है। तो यदि पति के नाम से मूल निवास बना रखा है तो पति का आय प्रमाण पत्र, यदि पिता के नाम पे ही अभी तक तो आय प्रमाण पत्र है वो किसका, पिता का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। ये भी एक बड़ी समस्या है, तो आई होप कि मैंने इसको आप बताया है सॉल्यूशन। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र कितने पेज वाला बनेगा, तो देखिए 4 पेज का है, 4 पेज का आय प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र नॉर्मल सी बात है, आप ई मित्र पे जा करके आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लोगे और उस पर आपके जो है गांव में स्कूल है उसके हेडमास्टर के साइन और मोहर लगेगी, और उसके बाद जैसे सरपंच की है वो लग जाएगी, और आप नोटेरी के पास में उसको करवा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 दिन का ही बन जाता है ये आय प्रमाण पत्र, 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस ऐसा है कि अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही है तो आप थोड़ा सा जल्दी बनवा लें तो अच्छी बात है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पति की मृत्यु के बाद आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा, तो देखिए स्वयं के नाम से बनेगा। अगर पति की मृत्यु हो चुकी है तो जो आय प्रमाण पत्र है वो किसका लगेगा, खुद का लगेगा। आय प्रमाण पत्र है स्वयं का लगेगा, और बाकी केसेस में है वो पिता या पति का लगता है, ठीक है। लड़का है तो अवश्य ही पिता का लगेगा, यदि पिता नहीं है तो माता का लगेगा, और यदि कोई लड़की है उसकी शादी हो चुकी है और उसका मूल निवास है वो पति के नाम पे बन गया तो आय प्रमाण पत्र पति का। यदि किसी लड़की की शादी होने के बाद भी मूल निवास उसके पिता के नाम पर भी बना हुआ है अभी तक, ठीक है, तो उसका आय प्रमाण पत्र पिता का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे नाम, खुद का नाम या पिता का नाम या माता का नाम में कोई मतलब स्पेस नहीं है या कोई गलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 रुपये का स्टाम्प लेकर के और लिखवा लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। वहाँ जा कर के उसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर मेरा रीट और 3rd ग्रेड का EWS से भरा हुआ है, जबकि मेरे पास EWS है ही नहीं कभी कभी, ठीक है, पहले का भी नहीं है और अभी का भी नहीं है, ठीक है। जनरल में चयन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु एफिडेविट देखिए क्या है, इसने कहा है कि मेरे पास EWS का फॉर्म मैंने भर दिया था, EWS प्रमाण पत्र मेरे पास है नहीं, और मेरा जो सिलेक्शन है वो जनरल में हो गया, सिलेक्शन है वो किसमें, जनरल में हो गया, तो मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन यदि जनरल में हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपका सिलेक्शन रीट वाला है वो क्या होना चाहिए, जनरल में होना चाहिए, रीट के अंदर, यानी आपके 90 से ऊपर % सही होने चाहिए, और अब आपका जनरल में सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, EWS की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिलेक्शन हो चुका है आपका किस में। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि आपने टीना डाबी का नाम तो सुना ही होगा, IAS टीना डाबी का नाम सुना है आपने। उसमें उस केस में क्या हुआ था कि उनको लोगों ने ये बताया था कि उसका सिलेक्शन तो SC कैटेगरी से हुआ था, तो उसमें क्या था कि उन्होंने जो प्री दिया था, उन्हें जो प्री दिया था उसमें उनका SC कोटे से सिलेक्शन हुआ था, प्री में SC कोटे से सिलेक्शन हुआ था। जब उन्होंने मेन दिया
मेन दिया तो उसमें क्या था, उसमें उसका जनरल कोटे से सिलेक्शन हुआ था, जनरल कोटे से सिलेक्शन हुआ था, पर रैंक क्या थी, फर्स्ट, रैंक थी फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट रैंक है और सिलेक्शन किससे माना जाएगा, एससी कैटेगरी से माना जाएगा, सिलेक्शन किससे, एससी कैटेगरी से। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट रैंक है, इसका मतलब है कि सिलेक्शन तो जनरल कोटे से हुआ है, पर उसका जो परी है ना, जो परी है वो किस कोटे से हुआ था, वो हुआ था एससी कोटे से। इसका मतलब ये होता है कि आपने एससी कोटे का यदि एक बार पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक बार भी यदि आपने लाभ उठा लिया है, इसका मतलब आप उसी कोटे में काउंट होंगे, चाहे आप जो मेंस में हैं वो आपका फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, कोई भी स्थान रहे, आपकी कैटेगरी है वो एससी हो चुकी है, ठीक है। तो उनका जो सिलेक्शन था वो किससे हुआ था, एससी से हुआ था। और जो टॉपर थी, यानी स्थान फर्स्ट था मेन में जनरल, पर परी में एससी में होने की वजह से उनका जो मेन सिलेक्शन था वो किस में माना गया था, एससी में माना गया था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ ये बात हो चुकी है, उसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो हमने बनाई है, ऐसी ही वीडियो हम स्टडी पॉइंट आरसी टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, बिकॉज़ हमने ये जो वीडियोज़ है इस टाइप की वो अभी बनाना स्टार्ट किया है। हमारे अन्य ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, पर ये आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है वो लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपका कोई भी डाउट अभी भी आपके बना हुआ है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो डाउट है वो लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और उस समस्या को ख़त्म करेंगे साथ में मिल करके। और इस वीडियो को हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।